मैग्नेटिक मटेरियल्स का। तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके ऊपर दो चीज़ें और थी कनेक्टेड, ऑसिलेशंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद में था कि टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके ऊपर जो MCQs है ये टॉपिक कवर करने के बाद में हम लोग ये टॉपिक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 उन दोनों के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनके MCQs हम लोग साथ में करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो बिफोर वी स्टार्ट द डायरेक्टली डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझो कि इलेक्ट्रॉन का अगर मैं अगर तुमको बोलूँ कि जैसे कि ये मार्कर है, मैं अगर तुमको बोलूँ ये मार्कर है, मार्कर का कुछ मास हो सकता है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ सर मास हो सकता है। मैं बोलूँ मार्कर का कुछ वेलोसिटी है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ सर है ना, वेलोसिटी 0 है। तो मैंने बोला मार्कर का कुछ वेलोसिटी 2, 3, 4 हो सकता है क्या, तो तुम बोलोगे तुम एक बार सोचोगे और बोलोगे हाँ सर अगर आप मार्कर को कुछ फोर्स से फेंकोगे तो मार्कर चलना चालू करेगा तो उसके अंदर वेलोसिटी आएगा। तो जब मैं बोलता हूँ ना मार्कर का मास है तो तुमको समझ में आता है कि मार्कर का मास हो सकता है। मैं बोलूँ मार्कर का वेलोसिटी है तो तुमको समझ में आता है मार्कर का वेलोसिटी भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो क्यों है, समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन का मास है तो चलो समझ में आता है इलेक्ट्रॉन का मास हो सकता है। मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी या स्पीड है तो चलो इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसका स्पीड भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट है तो क्यों है। देखो डेरिवेशन तो हम लोग धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, बट क्यों है ये मैं तुमको उसका रीजन समझा रहा हूँ। तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी तो मैं थोड़ा सा साथ में रिवाइज भी करा लेता हूँ। तो हम लोग ने पढ़ा है कि एक ये बार मैग्नेट है, लेट्स से दिस इज अ बार मैग्नेट, ओके, और बार मैग्नेट को मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से यू हैव अ बार मैग्नेट ओवर हियर, ये बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका क्या है, साउथ पोल है। ये समझ में आया, ये इसका क्या है, नॉर्थ पोल है और ये इसका क्या है, साउथ पोल है। अगर मैं एक लाइन यहाँ से पास कर दूँ, अगर मैं एक लाइन यहाँ से पास कर दूंगा, ठीक है, अ लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स, अ लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस। और ये एक्सिस किसके इससे पास हो रहा है, तो ये एक्सिस पास हो रहा है मैग्नेट के इससे, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक एक्सिस भी बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज मैग्नेटिक एक्सिस, वी कैन कॉल इट एज मैग्नेटिक एक्सिस। समझ में आया। मैग्नेट का काम क्या होता है, तो मैग्नेट का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड बनाना। तो ये मैग्नेट क्या करेगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ओके। अच्छा, बट सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेट की। ये क्या है, ये है बार मैग्नेट। ये क्या है, ये है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मतलब क्या, बार मैग्नेट मतलब सर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ये भी पोल दोनों साथ में बोलना है तो इट इज डाइपोल, मतलब दो पोल ना। तो दूसरा वाले टर्म में क्या यूज कर सकता हूँ, ये दो पोल ना, तो दो पोल मतलब ये दोनों पोल किसके, मैग्नेट के। तो वी कैन आल्सो कॉल इट एज व्हाट, मैग्नेटिक डाइपोल। वी कैन आल्सो कॉल इट एज व्हाट, मैग्नेटिक डाइपोल। तो एक ही नाम है, एक ही चीज है, बट उसके अलग अलग नाम है। अगर डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, तो यू कैन से टू इक्वल, बराबर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, टू इक्वल बोलो, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स, ठीक है, या टू अनलाइक पोल्स। मैं बोलता हूँ लाइक नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ टू अनलाइक पोल्स, ठीक है, टू अनलाइक पोल्स separated by a small distance, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। ये इसका डेफिनेशन, इसका क्या है, डेफिनेशन। फिर से ये क्या है, एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट मतलब दो पोल्स है, दो पोल ये किसके है, मैग्नेट के है, तो उसको मैं मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकता हूँ। इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन आई कैन से टू अनलाइक पोल्स, ठीक है, लाइक नहीं ना, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ ऐसा है क्या, ये साउथ है, ये भी साउथ ऐसा है क्या, नहीं, दोनों क्या है, अनलाइक पोल्स है। तो टू अनलाइक पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, डिस्टेंस हम लोग सारे कहाँ से मेजर करते हैं, तो हम लोग ने रेफरेंस बना के रखा हुआ है कि सारे डिस्टेंस हम लोग सेंटर से मेजर करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं L, और ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं L करते हैं। तो
टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है? टोटल डिस्टेंस हो जाता है 12। मैं यहाँ से लिख के रखता हूँ ऐसा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इज 12, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। तो ऐसा समझो कि तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड का भी मैं साथ में रिवीजन एक टाइप से करा रहा हूँ, ओके। तो अगर तुमने 11th में कुछ नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी याद है, तो तुम लोग ये लेक्चर साथ में देखते जाओ, ठीक है, हो जाएगा। तो मैं जो भी चीज़ें जो भी तुमको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हो सकता है टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि उसका कुछ कनेक्शन कोई दूसरे चैप्टर में हो, या तुमने कोई लेक्चर मिस कर दिया है, या कुछ चीज़ नहीं आती है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मुझे जो भी चीज़ होती है, जो भी डेरिवेशन होता है, मैं डायरेक्ट उसको जंप नहीं करता हूँ, थोड़ा उसका आगे थोड़ा उसका पीछे कैसे लेके चलता हूँ ना, तो इट बिकम्स ईजी। तो यहाँ पर ये क्या मैग्नेटिक लेंथ है। अच्छा, फिर से मैग्नेट का काम क्या होता है? मैग्नेट का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड बनाना, बरोबर है। तो अपने आसपास ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। फील्ड का काम क्या होता है? फोर्स अप्लाई करना। तो अज्यूम कर लो कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट बी करके। ये पॉइंट बी कहाँ पर है? तो तुम बोलोगे सर ये पॉइंट बी मैग्नेटिक फील्ड में है। ये पॉइंट बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में है, बरोबर है। वो वाली मैग्नेटिक फील्ड जो ये बाहर मैग्नेट बनाई, और फील्ड का काम क्या होता है? फोर्स अप्लाई करना। तो इसके ऊपर फोर्स कितना आएगा? तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? सर एक मैग्नेट जितना इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा उतना इसके ऊपर फोर्स आएगा। तो और ये अगर मैं पूछूं ये पॉइंट पी, ठीक है, कितना दूर है मैग्नेट से, तो इसका डिस्टेंस भी हम लोग सेंटर से लेंगे, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स करके। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने थोड़ा इसका डेरिवेशन किया हुआ है, ठीक है, और हम लोग ने डिराइव करके एक कंक्लूजन बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ये होता है म्यू नॉट टाइम्स 4 पाई मीटर। मतलब यहाँ पर मीडियम मैंने क्या अज्यूम किया है? वैक्यूम अज्यूम किया है, इनटू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M अपॉन x का क्यूब। अब थोड़ा सा ये चीज को अपॉन, ठीक है, समझते हैं। ये क्या है? ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? कांस्टेंट है। आई कैन से दिस इज अ कांस्टेंट। 2 is also constant. If I talk about x, ठीक है, तो x क्या है? It is the distance of the point. ये क्या है? वो पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था या निकालना है, ओके। अच्छा, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्या है? ये वाला कैपिटल M क्या है? तो कैपिटल M जो है ना, कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M को हम लोग बोलते हैं मोमेंट। कैपिटल M को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं। अच्छा, ये मोमेंट किसका होता है? तो ये मोमेंट उसका होता है जिसने ये फील्ड बनाया। तो ये फील्ड किसने बनाया? तो ये फील्ड बनाया बार मैग्नेट ने, मतलब डाइपोल ने, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल ने। इसीलिए ये मोमेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ? ये मोमेंट को मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये मैग्नेटिक, ये मोमेंट किसका है? जिसने ये फील्ड बनाया। ये फील्ड किसने बनाया? बार मैग्नेट ने बनाया, डाइपोल ने बनाया, मैग्नेटिक डाइपोल ने बनाया। मतलब ये मोमेंट किसका हुआ? बार मैग्नेट का हुआ, डाइपोल का हुआ, और मैग्नेटिक डाइपोल का हुआ। समझ में आ रहा है? और मैग्नेटिक डाइपोल का मोमेंट का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, मतलब जो कि लेक्चर नंबर 1 था, और फिर से डिस्कस कर देता हूँ। इट इज व्हाट? पोल स्ट्रेंथ। इट इज व्हाट? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, इसका नोटेशन होता है कैपिटल M, और ये होता है 2 टाइम्स ऑफ L करके। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, उसका फॉर्मूला ये होता है। यूनिट्स वगैरह सब मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ओके। तो यहाँ से कंक्लूजन हम लोग ने ये सब क्यों पढ़ा था? हम लोग को तो ये पढ़ना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला कि जिसका मोमेंट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसका वैसा वैसा करो, अगर जिसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मोमेंट होगा, ओके, ठीक है। अब मैंने तुमको ऑलरेडी बोला हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों कैसे भाई बहन जैसे हैं। ऑलमोस्ट जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी में तुमको मिलती है वही चीज़ें यहाँ पर तुमको मैग्नेटिक में भी मिलेगी, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, सिर्फ 19-20 का फर्क होगा। अब ये चीज़ें क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैग्नेटिक डाइपोल ये क्या है? ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं तुमको पूछूं मैग्नेट किसका बना हुआ है? मैग्नेट किसका बना हुआ है? तो तुम बोलोगे नॉर्थ एंड साउथ पोल का। अच्छा, नॉर्थ एंड साउथ पोल किसके बने हुए हैं? चार्जेस के बने हुए हैं, बरोबर। और हम लोग ने साउथ पोल को कौन सा चार्ज मान के रखा हुआ है? ठीक है, हम लोग ने साउथ पोल को माइनस चार्ज मान के रखा हुआ है,
और नॉर्थ पोल को हमने प्लस साइन मान के रखा हुआ। समझ। लेकिन चार्जेस कितना, चार्जेस जो जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो चार्जेस वगैरह सब आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो मुझे पता मैग्नेटिक डाइपोल का डेफिनेशन क्या था, टू अनलाइक पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। अब समझो इसकी जगह पे बराबर एग्जैक्टली नॉर्थ पोल की जगह पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, बराबर साउथ पोल की जगह पे मैंने एक नेगेटिव चार्जेस ले लिया। तो मुझे बताओ ये क्या है, ये है 2, ये क्या है 2 अनलाइक चार्जेस ना, लाइक चार्जेस है क्या, नहीं, 2 अनलाइक चार्जेस separated by a small distance, ठीक है। 2 अनलाइक चार्जेस separated by a small distance, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस हम लोग क्या बोला, 2 अनलाइक पोल separated by a small distance, उसको क्या बोला, मैग्नेटिक डाइपोल बोला, बरोबर। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, 2 अनलाइक चार्जेस separated by a small distance, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अगर मैं एक लाइन पास कर दूंगा यहाँ से, अगर मैं एक लाइन पास करता हूँ, ठीक है, तो वो लाइन दोनों पोल से पास होगी और ये कुछ लाइन ऐसे होगी। अगर मैं एक लाइन पास करता हूँ तो देखो ऐसे, तो अ लाइन पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस। और ये एक्सिस कौन सी होगी, ये एक्सिस होगी इलेक्ट्रिक एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आगे 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 बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक डाइपोल का काम क्या था, मैग्नेटिक फील्ड बनाना था। ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दो चार्जेस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना। मतलब ये लोग भी क्या करेंगे, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। अगर मैं एक पॉइंट अज्यूम करता हूँ, समझो जैसे कि मैंने पॉइंट अज्यूम किया यहाँ पर पॉइंट बी, तो ये पॉइंट बी कहाँ पर है, तो बोलोगे सर ये पॉइंट बी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इसके ऊपर फोर्स आएगा। तो इसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, तो जितना इसके ऊपर इन दोनों की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो जैसा हम लोग ने यहाँ पर बोला वैसा एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। तो यही बरोबर है। अगर मैं बोलूँ पॉइंट बी कितना दूर है, तो सारे डिस्टेंस हम लोग सेंटर से मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल X करके। एग्जैक्टली जैसा हम लोग इसके लिए सॉल्व करता था वैसे इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, तो यहाँ पर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आता है 2 टाइम्स ऑफ p/x³। बरोबर है। अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट था, तो वैसे यहाँ पर भी क्या है, कांस्टेंट ही है। यहाँ पर ये क्या था, डिस्टेंस है ना, यहाँ पर मैं चीज को लिख के रखा हूँ, इट वाज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच, ठीक है, एट विच फील्ड इज टू बी फाउंड आउट, बराबर ना। अगर वो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एट विच फील्ड इज टू बी फाउंड आउट, ठीक है। तो ये x हो गया। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये 2 था, यहाँ पर ये 2 था, तो यहाँ पर भी 2 है। अब ये क्या है, देखो ये अगर यहाँ पर मोमेंट था तो ये भी क्या है, यहाँ पर ये भी क्या है, यहाँ पर मोमेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग ने क्या पता, ये मोमेंट किसका था, जिसने ये फील्ड बनाया। तो मुझे बताओ ये वाला मोमेंट किसका होगा, जिसने ये फील्ड बनाया। समझ में आ रहा है। ये फील्ड किसने बनाया, तो ये फील्ड बनाया इलेक्ट्रिक डाइपोल ने। ये फील्ड किसने बनाया, इलेक्ट्रिक डाइपोल ने। तो ये मोमेंट भी किसका होगा, ये मोमेंट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट कितना होता है, तो इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक लेंथ आ जाएगा। पोल स्ट्रेंथ इनटू इलेक्ट्रिक, पोल स्ट्रेंथ इनटू इलेक्ट्रिक लेंथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, L है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, L है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हो जाती है 2L करके। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का नोटेशन होता है T करके। पोल स्ट्रेंथ जो होता है ना, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ, बरोबर है, ठीक है। यहाँ पर पोल की जगह में चार्ज बोल देता हूँ, यहाँ पर चार्ज है ना, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज का नोटेशन क्या है, QL, और दिस इज 2 टाइम्स ऑफ QL। अंडरस्टूड, क्लियर है। ये किसका है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। तो देखो अगर तुम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, समझ में आ रहा है। फिर से हम लोग ने पहले वाली इक्वेशन से क्या कंक्लूजन मारा,
कि जिसका मोमेंट होगा उसका फील्ड होगा, और ये फील्ड किसने बनाया, ये फील्ड इसने बनाया, ठीक है। तो ये मोमेंट किसका हुआ, इसका हुआ। तो जब हम लोग ने इसकी जब चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम लोग ने क्या बोला, जब सब कुछ कंपेयर कर रहे हैं तो जब ये मोमेंट है तो ये भी मोमेंट है, तो ये मोमेंट किसका होगा, जिसने ये फील्ड बनाया। ये फील्ड किसने बनाया, तो ये फील्ड बनाया इलेक्ट्रिक डाइपोल ने, तो ये मोमेंट किसका हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो फिर से हम लोग ने कंक्लूजन हम लोग क्या मान सकते हैं, फिर से हम लोग कंक्लूजन क्या मान सकते हैं कि जिसका क्या होगा, जिसका फील्ड होगा उसका मोमेंट होगा, या जहाँ पर फील्ड होगा वहाँ पर मोमेंट होगा, या फिर जहाँ पर मोमेंट होगा वहाँ पर फील्ड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब बात करते हैं जो डेरिवेशन जो हम लोग ने जस्ट प्रीवियस चैप्टर में ही किया था, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह लगेगी, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने डेरिवेशन किया था और वो था मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। इफ यू पीपल रिमेंबर, ठीक है, आई हैव टेकन अ कॉइल, ठीक है, एंड इफ आई पास अ लाइन थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है, तो ये वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाली लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्सिस करके, ठीक है। ये क्या है, एक्सिस करके, बरोबर है। और ये जो डिस्टेंस था जिसको हम लोग ने बोला था रेडियस, फ्यू पीपल रिमेंबर, और यहाँ पर मैंने छोटा सा आइडियल वगैरह लिया था, फिर ना मैंने यहाँ पर एक पॉइंट भी अज्यूम किया था, फिर यहाँ से इसको मैंने ऐसे बनाया था, ठीक है। ये डिस्टेंस को मैंने r बोला था, और ये सेंटर से ये डिस्टेंस को मैंने क्या बोला था, x बोला था। अगर तुम डेरिवेशन देखोगे तो तुमको एग्जैक्टली सब चीज़ याद आ जाएगी। इसके अंदर करंट मैंने अज्यूम किया था, करंट कुछ एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था, ठीक है, ओके। तो ये कॉइल कैसा है, करंट का एक कॉइल है। ये कॉइल मैंने दिखाया ऐसा, ये मैंने कॉइल कैसे रखा हुआ है, तो एक्चुअली आई विल प्लेस द कॉइल दिस वे, बट इफ आई ड्रॉ दिस, if I try to represent this coil in this way, the coil will appear as a line. So just to understand something, I have purposely drawn the coil this way, ठीक है। मैंने उसका थोड़ा आड़ा व्यू बनाया, so that you can see the entire coil। उसके अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। मतलब कॉइल एक्चुअली यहाँ पर है ऐसे रखा हुआ, और उसके अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बरोबर है, तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड, ये बात जो होगा, मतलब यहाँ पर पूरा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये पॉइंट भी कहाँ पर है, तो ये पॉइंट भी ये कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसके ऊपर फोर्स आएगा। इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा, जितना इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब ये चीज हम लोगों ने पूरी डिराइव की हुई है, ठीक है। लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 13 शायद 13 क्या 11 कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, और उसमें ये पूरा हम लोगों ने डेरिवेशन किया हुआ, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। और हम लोग ने बोला था मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। और ये वैल्यू जो आई थी, ये वैल्यू आई थी μ0/4 2 टाइम्स ऑफ I, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ I a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2, ठीक है ना। ये एक टर्म के लिए था, n टर्म्स के लिए करना है तो मैं यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करता हूँ, बरोबर है। अच्छा, बट हम लोग ने थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई किया था, और हम लोग ने क्या बोल दिया था, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ को मैंने एरिया बोल दिया था, बराबर ना। दिस इज करंट, नॉट करंट, एरिया यहाँ पर कितना, एक सेकंड ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो था, ठीक है, बरोबर ऐसा कुछ था, ठीक है, 2i, ठीक है, 5 ऐसे, बरोबर है। तो 2i ये हम लोग को पूरा डेरिवेशन वहाँ पर आया था, ठीक है, हम लोग ने पूरा डेराइव किया था। और ये पाई a स्क्वायर, बराबर ना, पाई इंटू a स्क्वायर, पाई r स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द कॉइल होता है। तो अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो आई कैन राइट इट दिस वे, μ0/4 पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ IA अपॉन, और हम लोग ने अगर बोला था अगर ये पॉइंट भी यहाँ पर, अभी फिलहाल पॉइंट भी यहाँ पर है, समझो ये पॉइंट भी दूसरे प्लैनेट पे चले जाए तो क्या हो जाएगा, x, तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x बहुत बड़ा हो जाएगा कंपेयर टू a के कंपैरिजन में। तो a क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, छोटा मतलब इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 बट इट इज नॉट 0। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर, और ये क्या रहेगा, रेज टू 3/2, ये x स्क्वायर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है, x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और ये जो टर्म है यहाँ पर, इसको मैंने
इसको मैंने बोल दिया कैपिटल M करके, ठीक है। तो फाइनली जो इक्वेशन बनता है दैट इज एक्सियल पॉइंट पे वो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M अपॉन x क्यूब। नाउ इफ यू कंपेयर, नाउ सी द मैजिक, सी द ब्यूटी, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, ये 2 है, कांस्टेंट है, 2 है। Distance of the point, you need to find the magnetic field. Distance of the point from the center of the, ठीक है, coil at which you need to find the magnetic field. तो मुझे बताओ ये मोमेंट है, इसके पहले जो मैंने रिलीज कर दिया वहाँ पर वो P क्या था, वो मोमेंट है। तो ये mb क्या हो गया, ये mb क्या है, मोमेंट है। ये मोमेंट किसका है, जिसने ये फील्ड बनाया, ये फील्ड किसने बनाया, ये फील्ड किसने बनाया, ये फील्ड ये करंट कैरिंग कॉइल ने बनाया, करंट कैरिंग कॉइल ने बनाया। तो ये मूवमेंट किसका होगा, तो ये मूवमेंट होगा करंट कैरिंग कॉइल का, और वो क्या था I into A करके। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। ये है एक टर्म के लिए, n टर्म के लिए मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर से थोड़ा इसको और डीप में स्टडी करते हैं। ये मूवमेंट ये मूवमेंट किसने बनाया, जिसने ये फील्ड बनाया, ये फील्ड किसने बनाया, ठीक है, मैग्नेट ने बनाया था। तो वो मोमेंट उसका हो गया। मुझे बताओ यहाँ पर ये मोमेंट किसका होगा, जिसने ये फील्ड बनाया, ये फील्ड किसने बनाया, ये कॉइल ने बनाया। बट मुझे बताओ कॉइल के अंदर कौन है जिसने वो फील्ड बनाया, तो कॉइल के अंदर कौन है, वो करंट है। कॉइल के अंदर कौन है, करंट है, जिसने क्या किया, वो फील्ड बनाया। करंट ने वो फील्ड कैसे बनाया, करंट ने वो फील्ड कैसे बनाया, गोल गोल ऐसा घूम के बनाया। समझ में आ रहा है, गोल, करंट ने क्या किया, ऐसा गोल गोल घूम के वो फील्ड बनाया। तो मुझे बताओ जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट, ये मूवमेंट किसका होना चाहिए, ये मूवमेंट किसका होगा, ये मूवमेंट होगा ये गोल गोल जो चीज घूम रही है ना, जो कि करंट है उसका होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इससे हम लोग ने कंक्लूजन मारा कि क्या कि कोई भी चीज, ठीक है ना, कोई भी चीज नीचे के अंदर गोल गोल घूम रही है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, चाहे वो क्लॉकवाइज घूम रही है, उसका क्या होगा, कोई भी चीज अगर गोल गोल घूम रही है और वो अगर करंट बना रही है तो उसका क्या होगा, ठीक है ना, उसका मूवमेंट होगा, उसका मूवमेंट होगा। तो मुझे बताओ नेचर में ऐसी कौन सी ऑब्वियस चीज है जो सर्कुलर मोशन करती है? तो सबसे फट से दिमाग में पहले से आती है, तुम बोलोगे सर अर्थ है। तो अर्थ एग्जैक्टली एकदम 101% करेक्ट आंसर है। बट थोड़ा फंडामेंटल लेवल पे सोचो, अर्थ किसका बना हुआ है? तो तुम बोलोगे सर अर्थ है ना वो एटम का बना हुआ है। तो एटम किसका बना हुआ है, एटम किसका बना हुआ है, चार्जेस का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है। और मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के आसपास ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो न्यूक्लियस के आसपास ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। और हम लोग ने अभी जस्ट कंक्लूजन मारा कि कोई भी चीज अगर गोल गोल घूम रही है और वो करंट बना रही है, समझ में आ रहा है, तो उसका क्या होगा, मोमेंट होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इस करंट है ना, मतलब ये भी करंट बनाएगा, तो जब भी करंट बनाएगा तो इसका भी क्या होगा, मूवमेंट होगा। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं रिवॉल्विंग। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा मतलब मूव करेगा तो उसका मोशन हो रहा है, मतलब वो करंट बना रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मूवमेंट होगा। समझ में आ रहा है? अब उसको मैग्नेटिक डाइपोल क्यों बोला है? तो देखो यहाँ पर एक चीज समझो, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दो तरीके से घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन चाहे तो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है ऐसे, ठीक है, जब वो ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो वो कौन सा पोल बना रहा है, इधर देखो, तो वो एंटी क्लॉकवाइज, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नॉर्थ पोल बना रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो कौन सा पोल बना रहा है, इधर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे कुछ, यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये यहाँ से ऐसे जा रहा है। अंडरस्टूड? तो ये नॉर्थ और साउथ क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ क्या होते हैं, पोल होते हैं। किसके? मैग्नेट के। मैग्नेट का दूसरा नाम क्या, डाइपोल, उसका दूसरा नाम क्या, मैग्नेटिक डाइपोल। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो हेडिंग है ना उसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? नाउ वी स्टार्ट विद द डेरिवेशन। तो क्लियर है, समझा? ये सब चीज़ें भी इंट्रेंस के क्वेश्चंस करेंगे, तब ये सब चीज़ तुमको वापस से मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन तुमको सब याद होनी चाहिए। तो वी आर स्टार्टिंग विद द डेरिवेशन। ये डेरिवेशन अभी, ठीक है, जो 2020 का जो अभी जो बैच पास आउट हुआ, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा था। अगेन दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो पूछेगा वही लिखने का, ठीक है। मुझे आता है करके डायरेक्ट मत बताओ,
ठीक है, ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं देंगे, बट वो उसको गुस्सा आ गया उसको इरिटेट कर दोगे, ठीक है, वो एग्जाम में सोचेगा मेरे सामने पटेल मार रहा है, वो तुम्हारा मार्क्स काट भी सकता है। तो ठीक है, बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? चक्कर मारता रहता है। समझो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या इलेक्ट्रॉन का होता है एटम के अंदर होता है, मतलब न्यूक्लियस के बाजू में होता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन करता क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना न्यूक्लियस के आसपास चक्कर मारता रहता है कुछ तो डिस्टेंस पे। तो समझो ये ऐसा चक्कर मारा, वो चक्कर क्लॉकवाइज भी मार सकता है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी मार सकता है। फिजिक्स में हम लोग यूजुअली डायरेक्शन कैसा अज्यूम करते हैं? वी ऑलवेज अज्यूम एंटी क्लॉकवाइज। आई एम अज्यूमिंग दिस इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग moving in anti-clockwise sense this way, understanding? Okay, इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी-क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे चक्कर मार रहा है? तो इतना डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ आर करके। तो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ये चक्कर जहाँ पर मार रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है मतलब वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है मतलब उसका कुछ वेलोसिटी है। तो जो भी वेलोसिटी से वो ऑर्बिट में चक्कर मार रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। द वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इज मूविंग इन एन ऑर्बिट इज नोन एज व्हाट? ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग ने क्या बोला? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये समझ में आ रहा है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का नोटेशन मैं लेता हूँ v करके, सफिक्स में भी अटैच कर सकता हूँ बट रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में चक्कर मार रहा है मतलब उसका वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी को मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल दिया और उसको मैंने बोल दिया v करके नोटेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो एक चक्कर भी है ना, वो जरूरी नहीं कि एक ही चक्कर मार रहा है, वो चक्कर मारते ही जा रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अंडरस्टूड। एक चक्कर मार रहा है, फिर 2 चक्कर मार रहा है, फिर 3 चक्कर मार रहा है, फिर 4 चक्कर मार रहा है, बरोबर ना? एक ही जगह पर बार-बार चक्कर मार रहा है। तो मुझे बताओ जब ये एक चक्कर मारेगा तो एक चक्कर मारने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लेगा, तो जितना भी टाइम लेगा एक चक्कर मारने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, बरोबर है। तो एक चक्कर मारने के लिए इलेक्ट्रॉन जितना भी टाइम लेगा उसको मैं बोलूँगा टाइम पीरियड, अंडरस्टूड। और एक चक्कर में वो उसको डिस्टेंस भी कवर करेगा, वो जो भी जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ d। और मुझे बताओ वो डिस्टेंस, ठीक है, वो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, वो हम देखते हैं। देखो ये क्या है? डिस्टेंस है, ये क्या है? टाइम है, ये क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर मैं तीनों को कंबाइन कर देता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एक चक्कर की, एक चक्कर में जितना भी टाइम लेगा उसको क्या बोलेंगे? t बोलेंगे। और एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो बोलोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हमने क्या बोला है? d, which is equal to the circumference of this circumference, बरोबर है कि नहीं? और circumference कितना रहेगा? It is 2 pi into radius, समझ में आ रहा है? और ये वेलोसिटी को मैंने v बोला। यहीं से मैं बोलता हूँ टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड कितना रहेगा? यहाँ से 2 pi r upon v करके, अंडरस्टूड। ये सब देखना डायग्राम में बता देने का, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ने ऑलरेडी डेफिनेशन को देखा हुआ है, बरोबर, कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है, बरोबर है कि नहीं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन करती है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बरोबर है, कॉइल का, बरोबर है। अभी जो हम लोग ने निकाला था और वो कितना था? IA था। ये किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है 1 टन के लिए। अगर समझो मैं n टन की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? n टन आ जाएगा, ठीक है, फॉर n टन। तो कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन करती है तो उसका मोमेंट कैसे निकालते हैं? तो जस्ट हम लोग ने पूरा डेराइव किया था, है ना, और वो डेरिवेशन में बोला था इट इज NIA करके। ये क्लियर है क्या? ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है, और उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जनरलाइज फार्मूला क्या है? NIA करके। तो मैं बोलूंगा वी नो दैट कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय व्हाट? NIA। इसका n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितने टर्न्स है? वी नो दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जनरल फार्मूला वहाँ मैंने लिखा हुआ है,
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दैट इज m इज इक्वल टू छोटा n बराबर NIA। यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स करके। अगर मैं पूछूं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना टर्न्स में घूम रहा है, अगर ऐसा होता, समझ में आ रहा है, तो ये 1 टर्न हो गया, ये 2 टर्न हो गया, ये 3 टर्न हो गया, ये 4 टर्न हो गया। अगर तुम इसको साइड व्यू से देखते हैं ना तो तुमको ऐसा दिखता है, ये समझ में आ रहा है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब एक ही टर्न में घूम रहा है। और ये बात अलग है कि वो एक ही टर्न में बार बार घूम रहा है, अंडरस्टूड। तो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इन विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग या रिवॉल्विंग इज हाउ मच, इज 1। ओके, जो ऑर्बिट में वो घूम रहा है, ठीक है, अगर मैं उसके एरिया की बात करूंगा तो उसका एरिया है पाई आर का स्क्वायर करके। अब बात करते हैं करंट की। तो करंट का जो इन जनरल डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा हुआ है, करंट का डेफिनेशन क्या होता है? करंट का डेफिनेशन होता है कि कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उतना वहां पर क्या होगा, करंट होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक वायर है, लेट्स से एक वायर है ऐसा कुछ, ठीक है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर हर एक सेकंड में मैंने देखा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दो, हर एक सेकंड में 2, हर एक सेकंड में 2, हर एक सेकंड में 2, हर एक सेकंड में 2। तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 2। अब ये 2 क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और ये क्या है? टाइम है, समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उतना यहाँ पर या उतना वहाँ पर क्या होगा, करंट होगा। तो समझो अगर मैं अपने आप को यहाँ पर इमेजिन करता हूँ, ठीक है, एक सेकंड में समझो इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ से पास हुआ, तो मुझे कैसा फील होगा कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, एक ही इलेक्ट्रॉन पास हुआ, तो यहाँ पर करंट कितना है, 1 एम्पियर का। समझो अगर यही इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 2 बार पास हुआ यहाँ से, समझ में आ रहा है, इतना फास्ट घूम रहा है कि ये 2 बार पास हुआ, तो मुझे कैसा फील होगा? मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, 2 चार्जेस पास हुए, तो एक सेकंड में कितने चार्जेस पास हुए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो मुझे क्या लगेगा, यहाँ पर करंट कितना है, 2 एम्पियर का, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर अगर मैं चार्जेस की बात करूँगा तो यहाँ पर चार्जेस हम लोग ने लिया है, चार्ज पार्टिकल जो हम लोग ने लिया वो है इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, ठीक है। और मैं बात करूँगा, ठीक है, टी टाइम में, मैं बात करूँगा टी टाइम में, एक चक्कर जब ये मारेगा तो एक चक्कर में यहाँ से कितनी बार निकलेगा, ठीक है, दैट इज कैपिटल टी, अंडरस्टूड। तो अगर यहाँ पर मैं टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर देखो टाइम पीरियड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई आर अपॉन वी करके, तो ये वी ऊपर चले जाएगा, तो 10 आई कैन राइट इट एज ई वी अपॉन 2 पाई आर करके। अगर मैं सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आर से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, पाई से कैंसिल हो रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ये हम लोग ने जनरलाइज फॉर्मूला था, लेकिन हम लोग ने स्पेसिफिकली चार्जेस इलेक्ट्रॉन डाला है, और इलेक्ट्रॉन का हम लोग ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला, और उसकी वैल्यू कितनी आई, ई वी आर बाई 2। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा तो तुमको यहाँ तक ही करना है, अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम में कभी कभी लोग यहाँ तक पूछते तो तुमको सिर्फ इतना स्टेप करना है। अब एग्जाम में कभी कभी इसके दूसरे फॉर्मेट भी पूछते हैं। दूसरे फॉर्मेट जैसे पूछते हैं, तो अगर मैं तुमको बोलूँ ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका एक चक्कर मारने का कितना टाइम है, कैपिटल डी है, ठीक है, ये कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग ने वी बोला है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डी कवर कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो चार्ज पार्टिकल है, उसका कुछ मास भी है, तो उसका मास जो भी है, ठीक है, मैंने बोला उसका मास है m⁻e, और मुझे उसकी वैल्यू मालूम है, दैट इज 9.1 into 10⁻31 kg, अंडरस्टैंडिंग। ये इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज भी है, तो अगर मैं उसकी चार्ज की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1.6 into 10⁻90 कूलम। ये उसके चार्ज की वैल्यू की बात होगी, अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है, मैं इसको नाम दे देता हूँ कैपिटल ए करके। मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन को, ठीक है, ये इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये है 2
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ V और ये R करती हूँ, ये क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइडिंग में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सर्कुलर मोशंस पे थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में उन्होंने बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े थे, तो एक मैं तुमको यहाँ पर एक जनरल डेफिनेशन लिख के देता हूँ कि किसी भी चीज़ को, ठीक है, अगर तुम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम किसी भी चीज़ को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको उसका क्या मिलेगा, मोमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे तुम फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो तो तुमको क्या मिलता है, ठीक है, अगर तुम फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो तो तुमको क्या मिलेगा, उसका मोमेंट मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं ना, जिसको हम लोग कट शॉर्ट में या तो मोमेंट बोलते हैं या तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको टॉर्क बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। तुम जिस चीज को डिस्टेंस से, कोई भी चीज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको उस चीज का मोमेंट ऑफ, उस चीज का मोमेंट ऑफ चीज मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इधर देखो, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। और ये मोमेंटम, ये लीनियर वेलोसिटी है तो ये क्या होगा, लीनियर मोमेंटम होगा। और लीनियर मोमेंटम का नोटेशन क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का नोटेशन होता है p करके, बरोबर है। अब अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो मैंने लीनियर मोमेंटम को किससे मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये लीनियर मोमेंटम है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, r मतलब डिस्टेंस हुआ ना, r मतलब क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। तो ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, अंडरस्टूड, ठीक है। जब मैं r से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसी चीज को मैं थोड़ा और शॉर्ट करके बोलता हूँ एंगुलर मोमेंटम। इसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ, एंगुलर मोमेंटम, जिसका नोटेशन मैं लिखता हूँ L सफिक्स E करके। समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का है। तो ये इक्वेशन को मैं फर्दर सिंपलीफाई करके लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग, एंगुलर मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो कभी कभी एग्जाम में अगर ये इक्वेशन पूछते हैं तो ये वाला फॉर्मेट करने का, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर मुझे इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखना है, अगर मुझे इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखना है, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्मेट में मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर नोटेशन। वेक्टर में मतलब मैं साइन को कंसीडर करूंगा, डायरेक्शन को कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पर मोमेंट क्या होता है, मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके ऊपर मैंने बार डाल दिया। एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको भी मैंने बार डाल दिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। सो दिस इज द वेक्टर नोटेशन, दिस इज द वेक्टर नोटेशन। समझ में आ रहा है, जिसमें माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, जिसमें माइनस साइन इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, ऑपोजिट है, बरोबर है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आर ऑपोजिट, आर व्हाट, ऑपोजिट। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी लोग वेक्टर नोटेशन पूछेंगे तो ये करना है। इसके आगे थोड़ा सा एक लास्ट पार्ट है जो कि 2 मार्क का डेफिनेशन हम लोग अलग से पूछते हैं, बट ये डेरिवेशन एक्चुअली यहाँ पर खत्म हो जाता है, बरोबर है। अगर यहाँ तक पूछा तो यहाँ तक करना है, अगर यहाँ तक पूछा तो यहाँ तक करना है, ओके। अब थोड़ा सा इसको और आगे देखो, ये जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैं ये टर्म को यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ तो ये टर्म क्या आ जाएगा, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर से। तो यहाँ से हम ये वाली क्वेश्चन से, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, E अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m सफिक्स E। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, माइनस साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ये जो चीज़ है ये, ठीक है, ये क्या है, रेशियो है। ये क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ, ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
ठीक है, ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रेशियो है ना, ठीक है, ये रेशियो कांस्टेंट है और ये रेशियो को हम लोग बोलते हैं, और ये रेशियो को हम लोग बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। अंडरस्टैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। गायरो मतलब क्या, गायरो मतलब मूव करने वाला, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। तो गायरो मींस व्हाट, गायरो मींस व्हाट, व्हिच इज मूविंग। What is it over here that is moving? The electron is here which is moving in anti-clockwise sense, and while moving in anti-clockwise sense it is producing current, and because of which the effect, okay, the effect that we get is what, we get the magnetic field that is coming out of the board. So this ratio is called as what, magnetic dipole moment to revolving to angular moment of revolving electron is called as gyromagnetic ratio. Sometimes in the examination they also ask you to, this is the definition that they ask for separate 2 marks. In the examination they might ask you further that if you substitute the values, you will not plot the values, that is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and if you substitute the mass which is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, the value that you will get is 8.8 into 10 raised to 10 coulomb per kg. So the value of the gyromagnetic ratio, after substituting the values, it comes out to be 8.8 into 10 raised to 10 coulomb per kg. If you see carefully this ratio E by M, anything that you divide by mass is called as what? It is called as specific. So this you can also call it as what? Specific charge. Understanding? So the specific charge is equal to what? Gyromagnetic ratio, that is equal to this. So here we complete entire part that was related to magnetic dipole moment of a revolving electron. Understood? Depending upon the mass, okay, you have to write accordingly. Okay, now comes the next part that we are going to discuss. It contains like 15, almost 15 to 16, approximate 15-16 definitions. Okay, so before we go through all those 16-15 definitions, okay, that is something which we need to understand so that things becomes easy while studying magnetism. Okay. Let's start with this. Let's say you have a wire. Okay. This is the wire. I'll write a figure. If I ask you, wire किसका बना है? So you will say wire is made up of very small particles. Wire is made up of at fundamental level. Wire is made up of very small particles, which we call it as what? Electrons. Which we call it as what? Electrons. And we already know, okay, when we don't apply any kind of force, these electrons, these are free electrons. The electrons which we are talking about is what? Free electrons. These electrons are free electrons, that means they are free to move in any direction because there is no force whatsoever acting on this particular wire. So the wire is made up of very small particle, n number of small particles called as electrons. But to understand something, I will take a few electrons. Let's say I am considering these 4 electrons. I am considering this electron which is moving in this direction. It can move. Okay, it's his wish. Okay, there is this other electron, okay, which is moving in the opposite direction. उसकी मर्जी वो मूव कर सकता है. और एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ऊपर जा रहा है, उसकी मर्जी वो मूव कर सकता है और ये ऐसे नीचे मूव कर सकता है. बराबर है. तो मैंने समझने के लिए
4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने को अज्यूम किया हुआ है। ओके, नाउ यहाँ पर देखो मोशन ऑफ सबके सब, ये सबके सब चार्ज पार्टिकल है, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अच्छा, मूव कर रहे हैं, ठीक है। सी आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज, ठीक है, ये वायर समझो कॉपर का है या जो भी है, एल्यूमिनियम का है, गोल्ड का, सिल्वर का है, समझो कॉपर का है, ठीक है। जब ये वायर को मैं पहले टच करता हूँ ना तो मुझे कुछ फील नहीं होता। क्या फील नहीं होता? करंट। बट द मोमेंट, यही वायर है, ठीक है, यही वायर है, और यही वायर को जब मैं किसी से कनेक्ट कर देता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी, सेल, ईएमएफ, ठीक है, वोल्टेज, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट फिलहाल समझने के लिए ये जो होता है हम लोग उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। द मोमेंट आई कनेक्ट इट टू अ बैटरी, ये जो वायर है ना, ये वायर किसका था? कॉपर का था। ये वायर पहले भी कॉपर का था जब बैटरी मैंने नहीं लगाई थी, ठीक है। जब मैंने नहीं लगाई थी, ठीक है, तब मुझे क्या फील नहीं हो रहा था? करंट। लेकिन जैसे मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, अब अगर मैं वायर को टच करता हूँ तो मुझे फील होता है क्या? करंट। तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि व्हाट हैपेंड, ठीक है, व्हाट समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड दैट फर्स्ट आई वाज नॉट, ठीक है, फीलिंग द करंट, बरोबर है। तो मुझे पहले इसके अंदर करंट फील नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि मुझे इसके अंदर करंट फील हो रहा है। तो इसका आंसर हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो, एंड देन एग्जैक्टली मैं ये पूरा चीज़ उठा के मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ मैग्नेटिज्म को लेके। अंडरस्टूड? तो एक वायर है जिसके पास इनिशियली कुछ भी करंट नहीं है, ठीक है, जब मैं उसको टच करता हूँ इनिशियली तो मुझे कुछ फील नहीं होता। क्या फील नहीं होता? करंट। बट जब उसको मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ मुझे फील होता है, और वो है करंट। तो हम लोग ने इसका आंसर ऐसे किया कि एक वायर किसका बना था? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इनिशियल इलेक्ट्रॉन सब रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर पे, तो ये करंट बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इधर पे मूव कर रहा है, तो ये अपना करंट बनाएगा। और यहाँ पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो ये करंट कहाँ बनाएगा? इधर बनाएगा। तो लेट्स से इट इज मेकिंग करंट ऑफ 1 एम्पीयर इन दिस डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन जो उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये करंट कहाँ बनाएगा? ये उल्टी डायरेक्शन में इधर बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट यहाँ बनाएगा 1 एम्पीयर का। इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर रहा है तो यहाँ बनाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स करंट ही बना रहे, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? करंट तो बना रहे, बट वो क्या रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाले इलेक्ट्रॉन के करंट को कैंसिल कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाले इलेक्ट्रॉन के करंट को कैंसिल कर रहा है। इसीलिए मुझे नेट करंट कितना मिल रहा है? 0। इसीलिए जब इसको मैं टच करता हूँ तो मुझे फील नहीं होता है, करंट फील नहीं होता, ठीक है। ये रीज़न समझा? ठीक है। बट जैसे इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये वाला किसको कनेक्टेड है? पॉजिटिव को। ये वाला किसको कनेक्टेड है? नेगेटिव को। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या रहता है? पॉजिटिव पोटेंशियल सेट है ना, यहाँ पर पॉजिटिव, बरोबर। और ये वाला किसको कनेक्टेड? नेगेटिव टर्मिनल को। नेगेटिव। तो यहाँ से क्या बच जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये वाले एंड से ये वाले एंड में क्या बच जाता है? एक यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है फोर्स सप्लाई करना। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है? फोर्स सप्लाई करना होता है। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन, बरोबर, ये इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा था तो इसके ऊपर फोर्स कुछ नहीं लगी, वो तो बेचारा वही डायरेक्शन में जा रहा था और फोर्स भी इस डायरेक्शन में था, ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रॉन जो उल्टा जा रहा था, ठीक है, जब मैंने बैटरी लगा दिया, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, जब यहाँ पर फोर्स लगेगा तो जो उल्टा जा रहा है तो इसमें जब फोर्स पड़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ये ऐसा मूव करने लग जाएगा। इसके ऊपर भी फोर्स पड़ेगा तो ये जो इंक्लाइन ऐसे जा रहा था ये भी कैसा हो जाएगा? ऐसा जाएगा। ये जो नीचे जा रहा था ऐसा, इसको भी फोर्स पड़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ऐसा मूव करेगा। ये अभी भी सब मूव कर रहे तो अभी भी ये करंट तो बना ही रहे। समझ में आ रहा है? 1 एम्पीयर का। बट अब क्या डिफरेंस है पहले से? अब डिफरेंस ये है कि ये यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन के करंट को कैंसिल नहीं कर रहा। अगर अब मैं पूछूँ यहाँ पर नेट करंट कितना है, तो नेट करंट यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा? 4 एम्पीयर का। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। और अगर हो सकता है कि इसके अंदर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स है वो समझो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, बट 10 में से, ठीक है, जितना मैंने फोर्स लगाया उस हिसाब से समझो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही मूव किए एक डायरेक्शन में, बाकी के 6 इधर अभी भी मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है?
ठीक है, बट ये जो 4 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसका मुझे थोड़ा सा करंट फील होगा। जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाते जाऊंगा हो सकता है कि ये बाकी 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स भी एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाए। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि जैसे ही मैं बैटरी लगाता हूँ मुझे फील होता है करंट, कितना करंट मुझे फील होता है। तो इसका आंसर कैसा रहेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, 4 मूव करेंगे तो मुझे कितना करंट फील होगा, 4 एम्पीयर का। अगर 4 की जगह 400 मूव कर दो तो मुझे कितना करंट फील होता है, 400 का। सबसे पहले करंट मुझे कहाँ पे, अंदर। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो फिर से एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं इसको कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। एक वायर है, ये वायर पहले भी कॉपर का था, अभी भी कॉपर का है, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में पहले जब मैं इसको टच करता हूँ मुझे फील नहीं होता, क्या फील नहीं होता, करंट फील नहीं होता। क्यों फील नहीं होता, क्योंकि एक वायर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल का बना जिसको हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई बैटरी नहीं लगा है तो कोई फोर्स नहीं लगा है तो हर एक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन्स आड़े टेढ़े मूव कर रहे हैं, सब रैंडमली मूव कर रहे हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के करंट को कैंसिल कर रहा है और मुझे नेट इफेक्ट क्या मिल रहा है, नेट करंट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जब मैं बैटरी लगा देता हूँ बिकॉज ऑफ दी बैटरी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द वायर। वायर पे फोर्स लगेगा मतलब वायर जिस चीज का बना है फोर्स उस पे लगेगा, मतलब फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा। और बिकॉज ऑफ द फोर्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन उल्टे आड़े टेढ़े मूव करेगा तो मुझे फोर्स पड़ेगा, तो वो लोग एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। इसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन के करंट को कैंसिल नहीं करेगा और मुझे एक नेट करंट मिलेगा। समझ में आ रहा है, कितना नेट करंट मिलेगा, जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे मुझे उतना वहां पर नेट करंट मिलेगा अंदर। अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म। तो कंपैरिजन करोगे तो बहुत इजी लग जाएगा, बहुत चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी। ओके, तो अब बात करते हैं, समझो ये एक मैंने मटेरियल लाया, ठीक है, जैसे कि ये एक मटेरियल है, ये थोड़ा सा इसको बड़ा बना, लेट्स से एक मटेरियल है, अगेन यू कैन अज्यूम इट कॉपर का, एल्यूमिनियम का, डजंट मैटर, ठीक है, एक मटेरियल। ये मटेरियल के पास इनिशियली है, ठीक है, मैं ऐसा 100 ग्राम लेकर गया, कितना 100 ग्राम्स, ये इसको पुल नहीं कर पा रहा है ना ही पुश कर रहा है, तो ये ना तो पुश कर रहा है ना तो पुश कर रहा है ना तो पुल कर रहा है। मतलब पुश पुल क्या होता है, फोर्स होते हैं। मतलब ये मैग्नेट है क्या, नहीं है, मैग्नेट नहीं है। अगर ये मैग्नेट होता ना तो ये उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता, मुझे पुश या पुल कुछ तो दिखता है, मतलब ये मैग्नेट नहीं है। तो मुझे इसको मैग्नेट बनाना है, मुझे इसको मैग्नेट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग यूजुअली मैग्नेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग इसके ऊपर वायर लपेट देते हैं ऐसे, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर वायर ऐसे लपेट देते हैं, या ऐसे बोलो, ठीक है, कि या ऐसे बोलो कि सोलेनॉइड होता है, बरोबर, नंबर ऑफ टर्न्स एक, अगर तुम साइड से देखोगे इसको, साइड से यहाँ से, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये कुछ तुमको ऐसा दिखेगा, बरोबर, साइड से देखोगे तो साइड व्यू, ठीक है, दिस इज द साइड व्यू, दिस इज द साइड व्यू, और करंट कुछ यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ऐसे यूजुअली, मतलब ऐसा, ठीक है ना, करंट ऐसा आ रहा है और ऐसे जा रहा है, बरोबर, तो करंट कुछ जो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ठीक, अब एक चीज़ समझो, थोड़ा सा सोलेनॉइड का नॉलेज हमको क्लियर कर लेते हैं, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फटाफट साथ में रिवीजन भी कर लेते। इफ आई पास अ लाइन थ्रू इट्स सेंटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, तो इसके अंदर जब इसके अंदर करंट जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा नेचर का होगा और ठीक है उसका नेचर कैसा होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वगैरह का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कॉइल, ये जो पूरा सोलेनॉइड है, ठीक है, वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है एक्चुअली बहुत सारे कॉइल से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल के जैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है वो हम लोग समझने को ट्राई कर रहे हैं। तो अगर इसी को अगर इसको मैं सामने से देखूंगा ये कॉइल को, तो ये कॉइल ऐसा ही दिखेगा मुझे, और अगर इसको मैं साइड से देखूंगा तो मुझे पूरा इसका सर्कल दिखेगा, तो दिस इज द साइड व्यू, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका क्या है, समझ में आ रहा है, ये इसका फ्रंट व्यू, ये इसका फ्रंट व्यू, ठीक है, करंट कुछ ऐसा ही जा रहा है। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा,
मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा ना वो बाहर होगा, बाहर मतलब तो अगर इसी चीज़ को अगर मैं है ना अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर दिखाने जाऊँगा तो कैसा रहेगा, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, मतलब कॉइल ऐसा रखा है ना और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, अंडरस्टूड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, ऐसा बाहर है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो आएगा ऐसे, ठीक है, बट बाहर आके ये कहाँ जाएगा, बाहर आके ये कहाँ जाएगा, क्या ये जाते ही जाएगा ऐसे, नहीं, क्यों नहीं जाएगा, तो इसका रीजन समझो। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किससे बताते हैं, हम लोग बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है ना वो कैसी होती है, क्लोज्ड कंटिन्यूअस लाइंस होती है, मतलब वो जहाँ से शुरू होगी ना वहीं पे खत्म नहीं होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ से निकलेगी तो ऐसा जाएगी और फिर ऐसा डाउन होके वापस पीछे से आके ऐसा होगा, समझ में आ रहा है, यहाँ से निकलेगी फिर ऐसा डाउन होके वापस पीछे से वापस आके ऐसे मिल जाएगी। तो मतलब अगर मुझे यहाँ पर दिखाना है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस में कैसे दिखाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन यहाँ से निकलेगी जरूर लेकिन फिर वो ऐसा डाउन हो जाएगी, मैग्नेटिक लाइन ऐसे निकलेगी जरूर लेकिन वो ऐसा डाउन हो जाएगी, यहाँ से निकलेगी जरूर लेकिन ऐसा डाउन हो जाएगी, यहाँ से निकलेगी जरूर लेकिन ऐसा डाउन हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। तो समझो ये अगर कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे निकलेगी, बरोबर है, और ये क्या होगा, आगे टर्न हो जाएगी। लेकिन समझो जैसे ये टर्न होने वाली थी, मैंने इसके बाजू में और एक कॉइल रखी तो क्या होगा, ये टर्न होगी नहीं, ये और सीधा जाएगी, अंडरस्टूड। फिर से अगर फिर से अभी क्या होगा, ये टर्न हो जाएगी लेकिन मैंने क्या किया, और एक कॉइल रख दिया तो क्या होगा, फिर से और सीधा जाएगी, बरोबर। अगर समझो मैंने अभी अगर कोई कॉइल नहीं रखा तो क्या होगा, ये फिर अभी टर्न हो जाएगी ऐसे, ये समझ में आ रहा है, ऐसे टर्न हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड एक बाहर मैग्नेट जैसा नहीं लग रहा है, अंडरस्टूड। इसी का तो बोलते हैं सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सोलेनॉइड का, ठीक है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इज इक्विवेलेंट, ठीक है, टू अ बार मैग्नेट, ठीक है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। और एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, या तो करंट ऐसे फ्लो होगा तो मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना, या तो वो नॉर्थ पोल जैसा, अगर ऐसा फ्लो होगा तो नॉर्थ पोल, अगर ऐसा होगा तो साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पर सोलेनॉइड पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो अगर इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, मतलब बोलने का मतलब ऐसा है कि मैग्नेटिक की लाइन जो होगी ना वो ऐसे होगी, ठीक है, फिर यहाँ से वैसा टर्न हो जाएगी, यहाँ से ऐसा होगी फिर ऐसा वो टर्न हो जाएगी, यहाँ से ऐसा होगी फिर ऐसा वो टर्न हो जाएगी, यहाँ से ऐसा होगी फिर ऐसा टर्न हो जाएगी, यहाँ से ऐसा फिर ऐसा टर्न हो जाएगी, यहाँ से ऐसा फिर ऐसा टर्न हो जाएगी। बोलने का मतलब ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कसिंग, ठीक है, बच्चों को छोटे छोटे पॉइंट्स भूल जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज पैरेलल to the axis of solenoid, समझ में आ रहा है। और लाइंस कैसी है, पैरेलल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म नेचर का होगा, अंडरस्टूड, ओके। इसकी वैल्यू हम लोग ने MWC चैप्टर में ऑलरेडी निकाल लिया, दैट इज B = μ0 n × I करके, ओके। तो फिर से वापस एक मटेरियल है, ठीक है, इसके बाद में 100 ग्राम लेकर गया, इसके ऊपर कुछ फोर्स नहीं लगा पाया, मतलब ये मैग्नेट नहीं है, ये मैग्नेटिज्म इसके अंदर नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता है। तो मुझे इसको मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, इसको उठा के सोलेनॉइड के अंदर रख दिया। तो या तो इसको सोलेनॉइड के अंदर रख दो या इसके ऊपर वायर ऐसा लपेट दो और इसके अंदर करंट पास कर दो, दोनों एक ही चीज़ है। तो होगा क्या, करंट जब इसके अंदर पास होगा तो करंट से जब ये वाला मटेरियल जब इसके अंदर में रख दूंगा, समझ में आया, जब मैं रख दूंगा और करंट पास करूँगा, समझो मैंने 1 इंच तक रखा, और फिर अगर मैं मटेरियल को बाहर निकाल लेता हूँ और बाद में अगर मैं 100 ग्राम लेके जाता हूँ, बरोबर है, तो ये इसको खींच लेता है। इसका मतलब अब ये क्या बन गया है, अब ये मैग्नेट बन गया है। तो हम लोग यहाँ पर समझने को देख रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये मटेरियल जो भी, तो हम लोग ने इसका आंसर कैसे किया था, हम लोग ने क्या बोला था कि ये जो
वायर जो होता है, वायर किसका बना होता है? वायर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल का बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ने यहाँ पर वैसे ही होगा, हम लोग ने यहाँ पर एक थियरी बनाई एक्सप्लेन करने के लिए। हम लोग ने क्या बोला, ये जो मटेरियल है ये भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, बट यहाँ पर हमने बोला कि जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स है बहुत सारे छोटे छोटे बार मैग्नेट। अंडरस्टूड? तो जैसे यहाँ पर हमने बोला एक मटेरियल बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मैंने बोला एक मटेरियल बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट, या छोटे छोटे डाइपोल का बार मैग्नेट का हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं या मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। अच्छा, तो मैंने समझने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स बताए थे, तो यहाँ पर मैं समझने के लिए कुछ छोटे छोटे बार मैग्नेट्स बना देता हूँ। यहाँ पर जब कोई फोर्स नहीं लग रहा तो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स आड़े मूव कर रहे थे और हर एक इलेक्ट्रॉन के करंट को कैंसिल कर रहा था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ बार मैग्नेट बना देता हूँ। जैसे कि ये मैंने बार मैग्नेट यहाँ पर अज्यूम किया, लेट्स से दिस नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। एक दूसरा छोटा बार मैग्नेट मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक दूसरा छोटा बार मैग्नेट मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और एक यहाँ पर अज्यूम किया नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अंडरस्टूड? फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने क्या बोला कि एक मटेरियल मैंने क्या बोला, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बरोबर है, इनिशियल है, तब हर एक बार मैग्नेट का वैसा आड़े टेढ़े अलाइन है। ठीक है, ये वाला बार मैग्नेट अगर मैं पूछूं, ये वाला बार मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर बनाएगा, तो ये वाला बार मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कुछ ऐसे, नॉर्थ से साउथ। ये वाला कहाँ बनाएगा, ये वाला बनाएगा कुछ ऐसे। ये वाला कहाँ बनाएगा, ये वाला बनाएगा ऊपर, और ये वाला कहाँ बनाएगा नीचे। समझ में आ रहा है? तो हो क्या रहा है, ऐसा नहीं कि मैग्नेट फील्ड नहीं बना रही, ये बना रहा है 1 टेस्ला का, 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 बट हो क्या रहा है, हर एक बार मैग्नेट दूसरे बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहा है। तो अगर मैंने पूछा नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है। इसीलिए जब मैं यहाँ पर इनिशियली 100 ग्राम लेकर जाता हूँ, ये उसके ऊपर खुद की फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता है। अब उसको मैं उठा के अंदर डालूंगा। जब इसको मैं उठा के सिलेंडर के अंदर डाल देता हूँ तो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, जब इसके अंदर मैं करंट पास करूँगा तो करंट से क्या बनेगा, ठीक है, ये करंट है, करंट से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सबका डेफिनेशन से, हम लोग आगे बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनेगा, फोर्स बनेगा, और वो फोर्स किस पे लगेगा, जब ये मटेरियल में उठा के अंदर रख दूंगा, समझ में आया? ठीक है, जब ये मटेरियल मैंने यहाँ रख दी, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये फोर्स, जो फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स ये मटेरियल पे लगेगा, फोर्स मटेरियल पे लगेगा, मतलब मटेरियल जिस चीज़ का बना हुआ है फोर्स उस पे लगेगा। तो हम लोगों ने क्या बोला, मटेरियल किसका बना, बहुत सारे छोटे छोटे बार मैग्नेट का बना हुआ है। तो मुझे बताओ, वो छोटे छोटे जो बार मैग्नेट है वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उनका क्या होगा। तो एक चीज़ समझो यहाँ पर, जैसे कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जा रही है। इमेजिन करो ये छोटा सा बार मैग्नेट है, ये वाला उसका नॉर्थ पोल है, ये वाला उसका साउथ पोल है, ये टॉप जो है वो दैट इज नॉर्थ पोल, ये वाला एंड क्या उसका साउथ पोल है। ये मैंने ऐसा छोड़ दिया इधर, बरोबर है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा छोड़ दिया। जैसे मैं छोड़ दूंगा क्या होगा, ये नॉर्थ को रिपेल करेगा, और ये वाला साउथ को रिपेल करेगा, वो वाला साउथ ये वाले नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला साउथ ये वाले नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे मेरा हाथ छोड़ दूंगा ये घूम के ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने उसको ऐसा रखा तो फिर से घूम के ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने उसको ऐसा रखा तो फिर से घूम के ऐसा हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो एक बार मैग्नेट अपने आप को कैसा पोजीशन करता है, इट विल पोजीशन इटसेल्फ इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो नोट करके ये भी ले लो कि अ बार मैग्नेट will position itself in a direction parallel to magnetic field। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब ये मटेरियल में अंदर रखूंगा तो होगा क्या, तो करंट जब फ्लो होगा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स लगेगा, और फोर्स किस पे लगेगा, यहाँ है ना, फोर्स इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, मतलब ये मटेरियल जिस चीज़ का बना हुआ है फोर्स उस पे लगेगा। ये मटेरियल किसका बना, छोटे छोटे बार मैग्नेट का बना, तो ये सारे के सारे बार मैग्नेट्स क्या हो जाएंगे, इट विल पोजीशन इटसेल्फ इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा,
ठीक है। तो ये वाला बाहर मैग्नेट ये तो ऑलरेडी ऐसा था, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये घूम के ऐसा हो जाएगा, बरोबर, ये भी घूम के ऐसा हो जाएगा, ये भी घूम के ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ठीक है, अब ये होगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। अब वो क्या है, कोई भी बार मैग्नेट किसी भी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर रहा है। और अगर अब मैं पूछूं यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तुम बोलोगे 4 टेस्ला का। अगर ये 1 1 का बना रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। अब क्या होगा, अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बना, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने बैटरी लगाया था सब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, तो जैसे ही मूव है ना, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे तो क्या बना, करंट कहाँ बना, अंदर बना ना। तो जैसे ही सबके सब बाहर मैग्नेट एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, बरोबर है, अंडरस्टूड। यहाँ पर 4 एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो अंदर क्या बनेगा, मैग्नेट, जैसे यहाँ पर करंट कहाँ बना था, अंदर बना था, वैसे ही मैग्नेट फील्ड सबसे पहले कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा, समझ में आ रहा है। और ये अंदर जो मैग्नेट फील्ड बनेगा वही क्या होगा, धीरे धीरे बाहर आएगा और उस स्पेस से ट्रैवल करेगा, और वो स्पेस से ऐसा ट्रैवल करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, वही ऐसा स्पेस से ऐसा ट्रैवल करेगा। अगर तुमने बीच में अगर अभी 100 ग्राम कुछ भी रख दिया तो ये आके उस टोटल फोर्स लगाया कि नहीं लगाया, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। तो ये उसके पीछे का हम लोग ने एक्सप्लेनेशन किया। अच्छा, अगर पूछो अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, तो यहाँ पर उन्होंने जैसे बोला था अंदर कितना करंट बना, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करेंगे उतना अंदर करंट बनेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा अंदर, समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जितने डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे उतना अंदर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल के अंदर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, समझ में आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन, अंडरस्टूड। तो इसका समझने वाला डेफिनेशन ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड which is produced inside the material, मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल के अंदर बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। और अगर मैंने तुमको पूछा अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, जितने डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए उतना अंदर क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड करके, अंडरस्टूड। तो ये समझने वाला है, बट एग्जाम में हम लोग कुछ और डेफिनेशन देना होता है, तो उसके लिए मैं ये सब चीज़ें इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो मटेरियल के अंदर जो बनता है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनता है, मटेरियल के अंदर बनता है। मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, वही मैग्नेटिक फील्ड बाद में क्या होता है, बाहर निकलता है, अंडरस्टूड। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। अच्छा, ये तो अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हम लोग ने एक, ठीक है, एक मेथड बना लिया कि भाई अगर मुझे मेजर करना है कि अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, मतलब इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन कितना हो रहा है। तो इसका आंसर हम लोग कैसा करेंगे कि इसके अंदर जितने डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए उतना अंदर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जितने बार मैग्नेट हो गए या डायपोल बोलो, जितने डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए उतना अंदर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अगर मुझे किसी ने पूछा कि इसका मैग्नेटाइजेशन कितना है, तो मैं क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ डायपोल aligned in one direction। जितने डायपोल मतलब क्या, छोटे छोटे बार मैग्नेट, डायपोल मतलब क्या, छोटे छोटे बार मैग्नेट, बरोबर। तो जितने अंदर डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए उतना अंदर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब यहाँ पर सिर्फ 4 हो सकता है, अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बार मैग्नेट है, बहुत सारे छोटे छोटे डायपोल है, बट अंदर सिर्फ 4 ही एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो अंदर मैग्नेट कितना बन रहा है, 4 का बन रहा है। अगर 4 की जगह 40 अगर छोटे छोटे बार मैग्नेट एक डायरेक्शन में अलाइन होते तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितने का बनता, 40 का बनता। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मतलब जितने डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे उतना अंदर वहाँ पर क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जिसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मोमेंट भी होगा। तो तुम मैग्नेटिक फील्ड बोलो या मोमेंट बोलो, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नेट
डाइपोल मोमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट होगा उसका ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। याद है वो सब स्टार्टिंग में मैंने लिखा था, ठीक है, V = m/4 जिसका है ना, ये वाला मोमेंट किसने बनाया, ये फील्ड ने बनाया। हम लोग ने वहाँ से कंक्लूजन मारा था कि जिसका फील्ड होगा उसका मोमेंट होगा, एंड वाइस वर्सा, जिसका मोमेंट होगा उसका फील्ड होगा। अंडरस्टूड? तो बोलने का मतलब कि एक मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन होगा, तो जितने अंदर डाइपोल सीधे हो जाएंगे उतना अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन होगा, जितने अंदर उसके मैग्नेट बोलो डाइपोल बोलो अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन में, उतना अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर 4 हो गए तो 4 का मैग्नेटिक फील्ड ऐड करूँगा, अगर 40 एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो 40 का मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ ऐड करूँगा, बरोबर है कि नहीं? और जिसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका क्या रहेगा, डाइपोल मोमेंट रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? तो ये मुझे क्या देगा, मैग्नेटाइजेशन। तो ये हम लोग ने अप्रोच यूज किया। तुम लोग सिंपल लैंग्वेज को समझने के लिए ऐसे याद रखो, ठीक है? जितने अंदर डाइपोल सीधे हो जाएंगे उतना अंदर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बरोबर है? तो अंदर जितना नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, अंदर जितना नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना अंदर क्या बनेगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो और मैग्नेटिक फील्ड का क्या पता है, तो मोमेंट होता है। तो ये अप्रोच हम लोगों ने लिया और हम लोगों ने एक चीज़ का आंसर करने को ट्राई किया, और वो आंसर कुछ हम लोग ने ऐसे ट्राई किया। मैंने क्या किया, मैंने 2 मटेरियल्स लिए, ये सब इरेज कर देता हूँ, अभी कुछ बनता नहीं है। और मैग्नेटाइजेशन का नोटेशन जो होता है दैट इज कैपिटल M सफिक्स में Z, ठीक है? एक्चुअली लोग डाइपोल मोमेंट के लिए M लेते हैं, बट यहाँ पर कुछ होता नहीं लेता। ओके, अब एक चीज़ समझो, ये नॉलेज हम लोग ने यूज़ किया। अगर मुझे फाइंड आउट करना है एक मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो क्या करने का, सिंपल, जितने डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे उतना अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 मटेरियल लिए एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक मटेरियल और ये दूसरा मटेरियल। ये मटेरियल बहुत सारे छोटे छोटे बार मैग्नेट का बना है। अज्यूम करो कि ये बना हुआ है 10 छोटे छोटे बार मैग्नेट का, सब रैंडमली अलाइन है। ये बना हुआ है 100 छोटे छोटे बार मैग्नेट का, सब रैंडमली अलाइन है। स्टार्टिंग में दोनों के पास में 100 ग्राम लेकर गया, ठीक है? दोनों फोर्स नहीं लगा पाया, मतलब दोनों मैग्नेट नहीं है। दोनों को मुझे मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, तो दोनों को उठा के मैंने किसमें डाला, सोलेनॉइड में मैंने डाल दिया। उन दोनों को मैंने एक दिन तक रखा, सेम करंट पास किया, दोनों को सेम ट्रीटमेंट दिया, ठीक है? और मैंने दोनों को बाहर निकाल लिया। अब जब मैंने उसको सोलेनॉइड में रखा था तो मैंने क्या देखा, इसके 10 में से 8 डाइपोल सीधे हो गए और इसके 100 में से 20 डाइपोल सीधे हो गए। हमारा अगर एक डाइपोल 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना बनाएगा, 1 टेस्ला का। और अगर एक डाइपोल यहाँ पर 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन गया, 20 टेस्ला का। तो मुझे बताओ इसका अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन, बरोबर? ठीक है? जितने डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए उतना अंदर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और जिसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मूवमेंट होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलो या नेट डाइपोल मूवमेंट बोलो, एक ही चीज़। तो यहाँ पर मुझे बताओ ये मटीरियल A है और ये मटीरियल B है, बताओ किसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है? क्योंकि जो है ना, जिसके अंदर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बाहर भी निकालेगा और वही ज़्यादा फोर्स भी लगाएगा, वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी होगा। तो बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, किसके अंदर ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन हुआ है? तो मुझे मैथ्स आता है और मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे मालूम है इसके अंदर कितना बन रहा है, 8 बन रहा है, उसका कितना बन रहा है, 20 बन रहा है, तो 20 इज मोर ना। तो मैंने बोलता है ये मटीरियल जो है इसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है। बट तुम लोग क्या बोलोगे, सर आप गलत हो। तो मैंने बोला कैसे? तो आप तुम लोग क्या बोलोगे, सर सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइए, इसका वॉल्यूम क्या है? तो मैंने बोला इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, मैंने बोला ये 1 है, ये 1 है और मैंने बोला ये भी 1 है। मैंने बोला इसका क्या वॉल्यूम है? तो बोले, मैंने बोला इसका वॉल्यूम 10 है, इसका वॉल्यूम 1 है और ये वाला कितना है, 10 है।
तो इसका जो वॉल्यूम है अगर मैं बात करूँगा तो इसका वॉल्यूम कितना आता है 100 मीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम कितना आता है 1 मीटर क्यूब, बरोबर है। अच्छा, जब मैंने बोला कि ये वाला स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो तुम लोग क्या बोलोगे, सर आप बोलो तो मैंने बोला कैसे एक्सप्लेन करो, तो क्या बोलेंगे सर ये तो ऐसी चीज़ हो गई जैसे आपने बोर्ड पे एक मैथ्स का सम लिखा हुआ है, एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है और सामने दो स्टूडेंट्स है, एक कॉमर्स का एक साइंस का है और तुम कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये आपका कंपैरिजन ही गलत हो गया सर कि या तो दोनों स्टूडेंट साइंस के लेकर आओ या तो दोनों स्टूडेंट्स कॉमर्स के लेकर आओ, समझ में आ रहा है। और उसके बाद में फिर आप उनको सम करो, तो यहाँ पर जो आपने कंपैरिजन किया हुआ है ना, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, समझ में आ रहा है। इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। आपको अगर कंपेयर करना है तो दोनों का वॉल्यूम क्या कर दो, सेम कर दो, या तो दोनों का वॉल्यूम 1 ले लो या तो दोनों का वॉल्यूम क्या ले लो 100 ले लो। तो तुमको क्या लगता है मुझे वॉल्यूम कितना लेना चाहिए, तो मैंने तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाया हुआ है, वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन 1, तो मैं वॉल्यूम कितना लूँगा 1 लूँगा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। और ज़रा ऐसा समझो अगर यही मटीरियल मैं इतने वॉल्यूम का लेता तो कितने डाइपोल सीधे होते, ज़रा कैलकुलेशन करो। अगर मैंने 1 मीटर क्यूब का लिया तो उसके कितने डाइपोल सीधे हो गए, 8 डाइपोल सीधे हो गए। अगर यही मटीरियल में इतने वॉल्यूम का लेता 100 मीटर क्यूब का लेता तो बताओ कितने डाइपोल सीधे हो जाते, तो कम से कम 800 डाइपोल सीधे हो जाते, समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। तो इसीलिए ये क्या है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। तो हमारा जो फॉर्मूला था हम लोग जो बोलते थे कि अगर एक मटीरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या है ना, अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो हम लोग देखते, वो हम लोग है ना बताते थे, कैसे देख के बताते थे, जितने डाइपोल सीधे हो जाते हैं। बट है ना हम लोग पूरे मटेरियल में बोल रहे थे, लेकिन बाद में हमको समझा कि मुझे पूरे मटेरियल पे देख के नहीं बताना है, मुझे यूनिट वॉल्यूम पे देख के बताना है। तो हम लोग ने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया और हम लोग ने बोल दिया पर यूनिट वॉल्यूम, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। यूनिट वॉल्यूम पे कितने डाइपोल सीधे हो गए, अंडरस्टूड। तो इसको अभी मैं प्रॉपर फॉर्मेट में लिखता हूँ, नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, पर मतलब डिवाइड वॉल्यूम, और ये मुझे क्या देगा मैग्नेटाइजेशन, अंडरस्टूड। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, इट इज अ नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में पूरे वॉल्यूम में नहीं, यूनिट वॉल्यूम में, समझ में आ रहा है, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल सीधे हो गए उतना अंदर, उतना क्या है वहाँ पर, उतना अंदर मैग्नेटाइजेशन है तो उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं छोटा m है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और ये होता है वॉल्यूम, और ये होता है कैपिटल M सफिक्स z करके। और मैग्नेटिक डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, ठीक है, हम लोग को मालूम है, दैट इज m × 2l करके, बट ये डिफर भी करता है और ये वैल्यूज वगैरह न्यूमेरिकल में देखिए। अच्छा बात करें इसकी यूनिट की, तो इसका यूनिट क्या रहेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या रहेगा मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर, समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसका यूनिट क्या हो गया एम्पियर पर मीटर हो गया। एम्पियर मतलब क्या हो गया, एम्पियर मतलब क्या हो गया करंट हो गया, ठीक है, और मीटर मतलब क्या हो गया लेंथ हो गया। तो अगर मैं इसका डायमेंशन लिखने जाऊँगा तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका I1L -1, ठीक है। अगर मुझे डायमेंशन I के टर्म्स में लिखना है तो I के टर्म्स में, A के टर्म्स में लिखना है तो मैं A के टर्म्स में लिखूँगा, ठीक है, नोटेशन क्लियर है। ये मैंने डायमेंशन निकाला है इसका मैग्नेटाइजेशन का, अंडरस्टूड, ठीक है, समझा। तो इसीलिए समझ में आ रहा है वॉल्यूम क्यों डिवाइड करते हैं, ये सेम चीज़ है जैसे इलास्टिसिटी में होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, एक मटेरियल के अंदर कितने डाइपोल नेट, कितने डाइपोल सीधे हो गए उतना अंदर क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, थोड़े न्यूमेरिकल्स वगैरह की। एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, ठीक है, और जिसको बेंड किया है इन फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर रूल, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो लेट्स से ये कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है L है, और इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I करके। इसको मैंने बेंड कर दिया, ठीक है, कौन सा शेप में, इसको मैंने बेंड कर दिया सर्कुलर लूप में,
बराबर, इसको मैंने ऐसा बेंड कर दिया तो इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई, बराबर। और ये क्या है, इसका रेडियस है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी ऑलरेडी में दैट इज एन आई ए करके, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है जो कि 1 है। यहाँ पर करंट कितना है, तो करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, और अगर मैं एरिया की बात करूँगा तो एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब मुझे बताओ इसका जो पूरा लेंथ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो लेंथ कितना ही होगा, एल, ठीक है। तो और वो लेंथ किसके बराबर होगा, सर्कमफरेंस के बराबर होगा। तो आई कैन राइट इट एज एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो मुझे बताओ यहाँ से आर कितना आ जाएगा, एल अपॉन 2 पाई, पर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये पाई इंटू एल अपॉन 2 पाई का स्क्वायर विच इज पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, सब साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आई एल अपॉन 4 पाई आई एल स्क्वायर, ठीक है, आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीईटी 2015 में आया था, ये वाला 2008 में आया था, तो 2015 में आया था क्वेश्चन। 2015 वाला क्वेश्चन समझो इसको, ठीक है। एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, पहले ऐसे समझो एक स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ है कैपिटल एल, बराबर, इसका लेंथ कितना कैपिटल है, इसको मैंने बेंड कर दिया, ठीक है, ऑफ रेडियस आर में एक कॉइल में बेंड कर दिया, और कितने टन में बेंड किया मैंने इसको, n टन, मतलब इसको मैंने बेंड किया ऐसे, ठीक है, और मैंने 1 2 3 ऐसे मैंने बहुत सारे टन में इसको बेंड कर दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने बहुत सारे टन में इसको बेंड कर दिया। और जो रेडियस है, लेट्स से दिस रेडियस इज आर, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से द करंट फ्लोइंग इज आई करके ऐसा। और ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने वापस, इसको मैंने ऐसे बहुत सारे टर्म में ऐसा लपेट दिया था n टर्म्स में आर रेडियस पे। अगर मैं पूछूँ इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, इसका मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट है 1 करके, मैग्नेटिक मोमेंट 1 किस पे, मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा यहाँ पर एन आई, ठीक है, ए, यहाँ पर ए क्या रहेगा, a1, रेडियस आर है, ओके। अब मैंने क्या किया, समझो इसको वापस खोल दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने वापस से इसको छोटे छोटे कॉइल्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, लेकिन अब मैंने रेडियस क्या रखा, r/4 रखा। तो मैंने छोटे छोटे डिवाइस अंडरस्टूड, और मैंने रेडियस कितना रखा, अब मैंने रेडियस रखा r/4। करंट अभी भी उतना ही जा रहा है, करंट इसके अंदर कितना जा रहा है, तो करंट इसके अंदर जा रहा है लेट्स से I, अंडरस्टूड, और रेडियस कितना है, तो इसका जो मोमेंट होगा, समझो इसका मोमेंट मैं बोल रहा हूँ m2 करके, इसका मोमेंट कितना होगा, इसका मोमेंट होगा m2 इनटू यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स समझो n है, तो यहाँ पर n ही बोलता हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाएंगे, n डैश हो गए, कितने हो गए वो ऐसा क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है, ठीक है। और अगर सेम वायर का मैं छोटा टर्न्स का छोटा रेडियस का अगर मैं टर्न बनाने जाऊँगा तो ज़्यादा टर्न्स बनेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n आई, और एरिया से रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया भी चेंज हो जाएगा, बाकी करंट तो दोनों में सेम ही है, इसको मैं बोल सकता हूँ कैपिटल आई और कैपिटल आई, ठीक है। अच्छा, इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये क्या है, एन ही है, यहाँ पर ये क्या है, पाई आर, रेडियस मुझे मालूम है स्क्वायर, बरोबर। यहाँ पर अगर मैं लिखने जाऊँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन डैश आई, और यहाँ पर रहेगा पाई, यहाँ पर रेडियस कितना है r/4 है, तो आई कैन राइट दिस एज r/4 का होल स्क्वायर, है ना। और अगर रेशियो पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट इसका अपॉन इसका, तो मैं डिवाइड कर दूँगा तो आंसर तो आर तो कैंसिल हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पर n है और वहाँ पर n डैश। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादा समझ में आता है। मैं अगर पूछूँ यहाँ पर 1 टन की बात करता हूँ, 1 टन की, इसके लिए बोलता हूँ, अगर मैं 1 टन की बात करता हूँ तो 1 टन का लेंथ कितना होगा, तो वो सर्कमफरेंस के बराबर जो कि होगा 2πr। तो यहाँ पर कितने टन है, तो यहाँ पर n टन है, तो n टन का लेंथ कितना होगा, ठीक है, तो लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ n टन ये होगा n इंटू 2πr करके, ये क्लियर है, बरोबर है कि नहीं। जितने भी टन है उन सब का लेंथ कितना है, 1 टन का लेंथ कितना होता है L 2πr के बराबर, तो n टन का लेंथ कितना होगा n इंटू 2πr,
बरोबर। बट अल्टीमेटली ये वाले वायर से बने ना, जितने भी एन टर्न्स बने हो, तो ये लेंथ किसके बराबर हो गया, L इज इक्वल टू एन इंटू 2πr। ठीक, अब यहाँ पर आके जरा बात करो, अगर मैं तुमको पूछूं यहाँ पर एक टन का, सिर्फ एक टन का लेंथ कितना रहेगा, तो अगेन यू विल से सर्कमफरेंस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2πr/4 ना, 2πr मतलब यहाँ पर r कितना r/4 है, तो यहाँ पर कितने टन है, n डैश टन है, तो n डैश टन्स का लेंथ कितना होगा, मैंने बोला x, और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा n डैश इंटू 2π, n डैश ठीक है इंटू 2πr/4 बरोबर। और ये जो लेंथ होगा बरोबर, अल्टीमेटली ये भी किससे बना है, जितने भी टर्म्स है ना, एन डैश जो मैंने बनाया वो अल्टीमेटली इससे ही बना है, तो ये अल्टीमेटली है क्या, ये एल ही बना है, ठीक है, दिस इज एल ओनली, तो दिस इज एन इंटू 2πr/4 करके। बट यहाँ से मुझे बताओ ये एल क्या है, दिख रहा है ये एल, तो एल अगर मैं यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू 2πr इज इक्वल टू n डैश 2πr/4। यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है 2πr, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, n हो गए। मतलब जब तुम रेडियस r से r/4 कर दोगे, ठीक है, जब तुम रेडियस r से r/4 कर दोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, 4 टाइम्स बढ़ जाएंगे, जितने पहले टर्न्स है उससे 4 टाइम्स बढ़ जाएंगे। अब ये कैलकुलेशन बस यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी एकदम सिंपल चीज़ है, ठीक है, अभी बस वैल्यूज डाल के आंसर निकाल लेना। तो अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, लेट्स से दिस इज, ठीक है, ये मोमेंट को मैं m ही बोलता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ m डैश। तो मुझे बताओ m डैश अपॉन m क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n डैश ना, और n डैश कितना, ये n डैश ही है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4n, यहाँ पर करंट I है, ठीक है, दिस इज पाई, दिस इज r/60 अपॉन यहाँ पर लिखना ni/r², तो दिस इज n कैपिटल I/r²। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे टर्म्स कैंसिल हो रहे, दिस इज कंप्लीटली कैंसिल बाय दिस टर्म, तो यहाँ पर कितना बचा, 4 बन गया, 4 4 सब, तो ये m डैश कितना आ गया, m/4। तो कौन सा ऑप्शन है, m/4 मतलब हाँ दैट इज 1/4 ना, ये रेशियो पूछा है, तो लेट्स से दिस इज 1/4, तो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, ये क्वेश्चन था तो थोड़ा सा था, बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। A circular coil of radius 10 centimeter, सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, और इसके अंदर जो करंट है दैट इज 1 एम्पीयर। वो क्या पूछे, मैग्नेटिक मोमेंट का, तुम्हें ऑलरेडी नो दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज एन आई ए, एन का वैल्यू 100 into 1 into pi into r का स्क्वायर, r is how much 10 centimeter ना, उनको मीटर में कन्वर्ट करना है, so this is 10 raised to 2, this is 3.142, 10 raised to ये कितना हो जाएगा 10 raised to -1 और उसका स्क्वायर मतलब -2, तो this will be 3.142 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। So see this is a straightforward paragraph. Next question. Next question says a bar magnet है जिसका लेंथ, ठीक है, बार मैग्नेट है, सेंटर से हम लोग सारा लेंथ मानते हैं, यहाँ से ये वाला लेंथ और यहाँ से ये वाला लेंथ, ठीक है, इसको L बोलते हैं, इसको L बोलते हैं, टोटल जो लेंथ होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं 2L, और ये 2L लेंथ उसने कितना दिया 10 सेंटीमीटर, बरोबर है। हैविंग द पोल स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो जो पोल स्ट्रेंथ होता है यहाँ पर नॉर्थ पोल बोल लो,
एंड दिस इज साउथ पोल। ठीक है, जो पोल स्ट्रेंथ होता है दैट इज 10⁻³ वेबर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेट को वहाँ रखा है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4 पाई into 10⁻³ टेस्ला। और वो एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री में, तो थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द वैल्यू ऑफ द टॉर्क और हमने म्यू नॉट का वैल्यू भी दिया, दैट इज म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई into 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी नो, दैट इज एन बी साइन थीटा। इसमें से m क्या होता है, इट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू, दिस इज पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। पोल स्ट्रेंथ भी और पोल स्ट्रेंथ उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज 10⁻³ ये 2l टोटल इंडिया, दैट इज 10 into 10⁻²। और मैग्नेटिक फील्ड मुझे मालूम है, दैट इज 4 पाई into 10⁻³ थीटा का वैल्यू, थीटा इज 30 डिग्री ना, तो then this is how much, sin 30 which is half। अंडरस्टूड। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻³, ये हो जाएगा 10⁻⁻1, 4 पाई into 10⁻³ into हाफ। ठीक है, तो दिस इज 10⁻³ माइनस कितना हो गया, -6, और ये कितना हो गया -7, और ये इससे कैंसिल हो गया, दिस इज 2 पाई into 10⁻⁷। तो कौन सा ऑप्शन है, और न्यूटन के टॉर्क है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेज अ बार मैग्नेट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक छोटा सा बार मैग्नेट है यूनिफॉर्म, उसको बार मैग्नेट के अंदर कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो ये प्रेजेंटेशन देखो इसका, लेट्स से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर लाइन रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ठीक है, लाइन डायग्राम। लेट्स से दिस इज द बार मैग्नेट। ठीक है, कितना एंगल पे रखा है इसको, 90 डिग्री पे रखा है। तो कुछ तो टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, कितना टॉर्क लगेगा, तो अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करूँगा तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है m/b sin थीटा, बरोबर है। अंडरस्टूड। तो इतना टॉर्क लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन हमारे लेवल में डाल देंगे। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि इसको मुझे कितना एंगल से रोटेट करना पड़ेगा ताकि अभी जो भी टॉर्क लग रहा है उसका टॉर्क कितना लग जाए, आधा लग जाए। समझ में आ रहा है, मुझे कितना एंगल से रोटेट करना पड़ेगा ताकि ये जो भी टॉर्क 90 डिग्री पे लग रहा है उसका आधा टॉर्क लगे। समझ में आ रहा है। तो सब इसको घुमा के मैंने उसको थीटा एंगल से घुमा दिया, और समझो ये थीटा एंगल से मैंने टर्न कर दिया। यहाँ पर जो टॉर्क आ रहा था, यहाँ पर टॉर्क कितना आ रहा है, टाउ आ रहा है, और यहाँ पर टॉर्क कितना आ रहा है, उसका आधा होगा। तो ये मुझे थीटा मिला। अंडरस्टूड। तो ये वाले पोजीशन के लिए मुझे बता टॉर्क कितना रहेगा, आधा है, और यहाँ पर क्या रहेगा, वही मैग्नेट है तो m तो सेम ही रहेगा, वही मैग्नेटिक फील्ड है तो वही रहेगा, लेकिन साइन थीटा बराबर है। यहाँ पर थीटा कुछ अलग है, थीटा 1 होगा, फिर यहाँ पर थीटा 90 डिग्री। हमेशा एंगल जो मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मेजर करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड एंगल 90 डिग्री है, और विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड ये वाला जो एंगल है, ठीक है, एक्चुअली मुझे ये वाला एंगल मुझे चाहिए, कौन सा, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, थीटा डैश। बट मैं ये एंगल निकालूंगा, फिर 90 से ट्राई कर लूँगा। तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल कितना यहाँ से मैंने लिया, थीटा ले लिया, ये थीटा 1 है तो इसको बोल देता हूँ थीटा 2। अगर दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूँ तो ये क्या, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, टाउ बाई 2 अपॉन टाउ, ठीक है, दिस इज m/b sin थीटा 2, दिस इज m/b sin थीटा 1, ठीक है। ये टावर टॉप कैंसिल हो गया, हाफ आ गया, एंडी कैंसिल हो गया, दिस इज साइन थीटा 2 एंड दिस इज साइन 90, ठीक है। और साइन थीटा 2, व्हाट इज साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 इज हाफ, और हाफ कब आता है, साइन ऑफ 30 डिग्री पे, बराबर है। तो व्हाट इज थीटा 2, थीटा 2 इज 30 डिग्री, बट मुझे एंगल कहाँ से मेजर करना होगा, विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड।
तो 90 में से अगर मैं माइनस कर दूँ तो थीटा डैश इज व्हाट 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 62। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। जस्ट कोई मिस्टेक मत करना, एंगल इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फ्रीडम को लेकर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीडी 2014 में आया था। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमने किया था उसके ऊपर, तो ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेशियो पूछा E/m का रेशियो, ठीक है, कितना होगा? रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो हम लोग ने ऑलरेडी डेरिवेशन किया हुआ है। रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू एंगुलर मोमेंट है, कितना आएगा अपने को? ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ m6, तो दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन, और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सीडी 2014, गायरोमैग्नेटिक रेशियो तो हमने दिया हुआ है ऑफ हाइड्रोजन का, दैट इज 8.8, मतलब गायरोमैग्नेटिक रेशियो दैट इज m/l, इट इज 8.8 into 10⁻10 कूलम पर kg। अब ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। तो मुझे मालूम है m/l, ये वैल्यू कितना होता है? ये वैल्यू होता है स्पेसिफिक चार्ज के बराबर, दैट इज दिस, दैट इज 8.8 into 10⁻10, ठीक है, और ये मुझे वैल्यू दिया है 1.6 into 10⁻19, दिस इज 2 into 8.8 into 10⁻10 which is equal to mass of electron। तो यहाँ पर क्या कैंसिल हो जा रहा है? दिस इज 2 ones are, this is 0.8, this is 1s are, and this is 11s are। ये 10⁻10 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो दिस becomes 10⁻−10। सो फाइनली आंसर इसका आ जाता है 1/11 into 10⁻29 kg। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का अगर j बार है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। तो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि मैग्नीट्यूड जैसे है ना, हम लोग को मालूम है कि ये इसका वेक्टर रोटेशन था, इफ यू रिमेंबर हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मतलब मैं साइन वगैरह नहीं लूँगा, बट वो लोग ने एंगुलर मोमेंटम का नोटेशन क्या दिया है? यहाँ पर j दिया, तो ये क्या आ जाएगा? e सफिक्स j अपॉन 2 टाइम्स ऑफ। सो कौन सा ऑप्शन है? बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। अंडरस्टूड?